देश भर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं हो रही है। हरियाणा और राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की है। खुद यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। यादव साहब, पहला यही सवाल है, हरियाणा और राजस्थान में जो जन आशीर्वाद यात्राएं हैं, जिम्मेदारी आपकी है। मैं हरियाणा का सवाल पूछूंगा, आपकी यात्राओं का रूट प्लान किस तरीके का निर्धारित किया गया है? यात्रा मेरी आज गुड़गांव से प्रारंभ होकर रात को गुड़गांव के गांव जमालपुर में रुकेगी और कल ये यात्रा गुड़गांव से निकल करके रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ होती हुई राजस्थान के झुंझुनू जिले में जाएगी। दक्षिणी हरियाणा तो आपने चूज कर लिया जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। दक्षिणी हरियाणा ही क्यों? आप उस इलाके से मेरा परिवार गुड़गांव जिले का है। मेरा गांव गुड़गांव जिले में है। मेरा जन्म और मेरी कर्म भूमि राजस्थान रही है। तो मैं राजस्थान जब जा रहा हूँ सड़क से, तो निश्चित रूप से रास्ता दक्षिण हरियाणा होके जाता है, इसलिए मैं दक्षिण हरियाणा से जाता हूँ। जन आशीर्वाद यात्राओं का क्या मकसद मानकर चलें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो दलित, पिछड़े, ओबीसी वर्गों को जो स्थान मिला है, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में जो आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप है, उससे लोगों का संवाद करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए जनता को साथ लेते हुए आगे बढ़ाने की संकल्पना के लिए यात्रा की गई है। क्या क्या अच्छाई रहेंगे भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान? गांव, गरीब किसान का ज़्यादा विकास कैसे हो, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पर कैसे जाएं, देश के किसानों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर तक कैसे पहुंचे और सब कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो ग्राउंड लेवल तक, लास्ट माइल डिलीवरी जो है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, उससे जनता और सरकार को जोड़ते हुए जन आशीर्वाद यात्रा हम चलाते हैं। तो आपकी यात्रा हरियाणा और राजस्थान की थी, लेकिन दिल्ली में भी आपका जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। हम यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली की जन आशीर्वाद यात्रा, दिल्ली देहात का और हमारा गुड़गांव का आपस में रिश्ता रहा है। ये सारे गांव हमारे पूरे लोग रहे और मैं स्वाभाविक रूप से भाई रमेश विदुड़ी जी और हमारे जितने भी दिल्ली देहात के नेतागण हैं, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो इनका प्रेम और आशीर्वाद जो मिला है और यात्रा की शुरुआत जो दिल्ली देहात ने पगड़ी बांधकर करी है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा और राजस्थान की बात करें, कितने किलोमीटर आप नापेंगे? कुल 5 दिन का कार्यक्रम मोटा मोटा 650-700 किलोमीटर इस दौरान हम करेंगे। 6 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, 70 से 80 के बीच में विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अनेक बड़ी सभाओं को भी इसमें संबोधित। सवाल पूछ रहा हूँ आपके, जाहिर हरियाणा की बात और राजस्थान की बात हो, आपकी इस यात्रा से एक राजनीतिक संदेश बढ़ा जा रहा है, बड़े मैसेज आ रहे हैं, उसको कैसे देखें? एकमात्र राजनीतिक संदेश है कि देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प को जनता के साथ जोड़ने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। यही इस यात्रा का एकमात्र संदेश है। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र यादव साहब की राजनीतिक जो यात्रा है, जो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त को देश भर में शहीदों की शहादत को याद किया गया, तो हिसार में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने युवाओं को शहीदों की गाथा सुनाई। इसी बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि उनका ये बयान सुर्खियों में आ गया। जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है, विभाजन की अगर जिम्मेवार है। हरियाणा के अमूमन हर जिले में जब पीएम मोदी का संबोधन चल रहा था, तो हिसार में ओपी धनखड़ का बयान सुर्खियां बटोर रहा था। बयान भी ऐसा जो आज या कल के लिए नहीं, बल्कि 1947 में बने हालातों को लेकर है, जिसे शायद कांग्रेस भी पसंद न करे। इस बात को याद करके नेहरू जी जब लेडी एडविना, लेडी माउंटबेटन के साथ इश्क लड़ा रहे थे, मेरी 10,000 बहनों के साथ कोई ना कोई अगवा करके गलत काम करने के लिए पकड़ा जा रहा था इस देश के विभाजन के समय। उसका जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है, इस विभाजन की अगर जिम्मेवार है। ओपी धनखड़ के मुताबिक कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन को लेकर जिम्मेदार है। ओपी धनखड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को आजादी विभाजन की वजह से नहीं, बल्कि 10 लाख लोगों की मौत की कीमत पर मिली है। अगर नेहरू जी चाहते तो बंदा पाकिस्तान में नहीं होता। अगर नेहरू जी चाहते तो राजगुरु सुखदेव और गांधी जी चाहते तो इनको फांसियां नहीं होती। हम 75वें साल में चाहते हैं कि देश का सारा इतिहास देश के सामने आना चाहिए। जिस आजाद इतिहास को छुपाया गया वो सामने आना चाहिए। किसी ने कहा है कि भारत की आजादी विभाजन की कीमत पर हुई है। विभाजन की कीमत जानते हो कितनी है? विभाजन की कीमत कितनी है? 10 लाख लोगों की मौत हुई थी जब विभाजन हुआ था। 1 करोड़ लोगों का घर छूट गए थे, रेफ्यूजी हो गए थे जब इस देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अब विभाजन किस कीमत पर हुआ, क्यों हुआ, ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या देश के बंटवारे को लेकर
कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना सही है? क्या वाकई में 1947 में हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? बता दें, हिसार में तिरंगा यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने 1947 में हुई हिंसा का जिम्मेवार कांग्रेस को बताया है। कुरुक्षेत्र का पिपली चौक अब पिपली चौक नहीं बल्कि किसान क्रांति चौक के नाम से जाना जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं। आखिर पिपली चौक का नाम किसान क्रांति चौक क्यों रखा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। 10 सितंबर 2020 यानी आज से करीब 11 महीने पहले इसी पिपली चौक से एक चिंगारी भड़की थी। किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये वही पिपली चौक है जहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। अब किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि पिपली चौक को वो पिपली नाम से नहीं बल्कि किसान क्रांति चौक के नाम से बुलाएंगे। स्थान है जहां पे 10 सितंबर को भारी लाठीचार्ज हुआ था। सिविल कपड़ों में पुलिस खड़ा दी गई थी। बहुत से किसानों के सिर पाड़ दिए गए थे। बहुत से किसानों की हड्डियां तोड़ दी गई थी। ये वही पवित्र स्थान है पिपली का चौक, जिसका नाम हमने आज किसान क्रांति चौक हमने रख दिया है। जिसका आज नामकरण किया गया है किसान क्रांति चौक के नाम से। तो आज से इस चौक का नाम किसान क्रांति चौक बोला जाए। 10 सितंबर को क्या हुआ था, आप मौजूद थे उस वक्त का, क्या नजारा? देखिए हमने पिपली में एक रैली करने का ऐलान किया था, जिसको जो 3 काले कानूनों के विरुद्ध थी और जिसको रोकने के लिए सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए थे। भारी पुलिस बल लगा दिया गया था। बता दें कि 10 सितंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिपली अनाज मंडी में प्रदेश भर के किसानों की महापंचायत बुलाई। इस पंचायत में 2 दिन पहले प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर किसान नेताओं के घरों के महापंचायत नहीं करने के पोस्टर लगा दिए। महापंचायत वाले दिन पिपली पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसका देश भर में विरोध हुआ। इसी दिन पिपली अनाज मंडी में किसान नेताओं ने 20 सितंबर को हरियाणा सील करने का फैसला लिया था। पिपली में एक रैली करने का ऐलान किया था, जिसको जो 3 काले कानूनों के विरुद्ध थी और जिसको रोकने के लिए सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए थे। भारी पुलिस बल लगा दिया गया था और बहुत से पुलिस वालों को उन्होंने सिविल कपड़ों में खड़ाया था, मोटे बांस के लठ लेके। तो यहाँ पे बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया था। बुरी तरह से किसानों की हड्डियां तोड़ी गई थी, सिर फाड़े गए थे। लेकिन उसके बाद पूरे देश का जो किसान है उसमें एक जागृति आई, जिसका खून उबाला मारा था और जिसका नतीजा है कि आज 9 महीने से देश का किसान दिल्ली की सड़कों में बैठा हुआ है। वहीं किसान क्रांति का नामांकन करने किसान तिरंगा यात्रा के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि मिशन पंजाब को पंजाब में रहने वाला किसान ही संभालेगा। वहीं 5 सितंबर को किसान एक महारैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में किसान जुटेंगे। गौरतलब रहे कि पिपली चौक वही है जहां से किसान आंदोलन से पहली बार किसान और पुलिस आमने सामने हुए थे, जिसके चलते किसानों ने इस चौक का नाम किसान क्रांति चौक रख दिया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हो चुकी है। इस बस की शुरुआत फरीदाबाद से हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बस को हरी झंडी दिखाई। फरीदाबाद की सड़कों पर अब आपको इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ती नजर आएंगी। दरअसल परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का है, जहां से फरीदाबाद और गुरुग्राम की जनता को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई। ये हरियाणा की पहली आधुनिक बस है और इस बस में जो सारी सुविधा जो होनी चाहिए, एसी है, अगर बस का ट्रैक कहाँ चल रही है बस की उसकी भी जानकारी है, सवारी को किस स्टेशन पर उतरी है वहाँ भी जानकारी है, और पॉल्यूशन, ये पहली इलेक्ट्रिकल बस है और जिसकी हम शुरुआत इलेक्ट्रिक बस की आज शुरुआत कर रहे हैं। ये गुड़गांव फरीदाबाद ये बस चलेगी और इसके हमारे जो जेबीएम कंपनी उसने इसको बनाया है और आज इसकी शुरुआत करने के बाद जानकारी लगी भाई डीजल और इलेक्ट्रिक में कितना फर्क है। क्या ये ट्रायल के तौर पर अभी शुरुआत की जा रही है? अभी ये ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत हमने करी है। भी इस ट्रायल से कितना
बस को कितना लाभ मिलेगा, कितनी सवारियों को लाभ मिलेगा, क्या इसके परिणाम होंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बस से जुड़ी जानकारी दी और कहा कि बस को लेकर अगर यात्रियों का अनुभव अच्छा रहा तो पूरे ही हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मूलचंद शर्मा के अनुसार डीजल बसों के मुकाबले इन बसों की रनिंग कॉस्ट बेहद कम आएगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक बसों को अब केवल ट्रायल बेसिस पर चलाया गया है। बसों का ट्रायल 2 महीने का होगा। हरियाणा सरकार का जो है एनटीपीसी ये निगम के साथ जो है हमारा MOU साइन हुआ है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक बस जो है मैसेस JBM कंपनी ने हमें दी है और इसका कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई इसमें ध्वनि रहित है बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल साधारण तो किराए के अंदर ही वातानुकूलन का आपकी सेवाएं आपको मिल रही हैं और सिंपल किराया जैसे गुड़गांव से बल्लभगढ़ का है 50 रुपये रखा गया है केवल, और ये केवल जनता की सुविधाओं को देने के लिए ये किया गया है और सरकार का पहला वो है कि इसमें पोल्यूशन कम हो और ये ट्रायल बेस पे 2 महीने के लिए इसको लगाया गया है। जहां एक और बस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर बस में यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। 1 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने पर कहा था कि अब तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका का ऐसा सोचना गलत साबित हो गया। अफगानिस्तान अब पूरी तरह तालिबान के शिकंजे में आ गया है। तालिबानियों के काबुल में दाखिल होते ही अफगान सरकार के पास समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सत्ता ट्रांसफर होकर तालिबानियों के हाथ में जा चुकी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है। तालिबान ने काबुल की बगराम जेल के बाद पुले चरखी जेल को भी तोड़ दिया है। करीब 5000 कैदियों को छुड़ाया गया है। पुले चरखी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल है और यहां ज्यादातर तालिबानी लड़ाके बंद थे। तालिबान ने पिछले 2 दिन में अफगानिस्तान के कई इलाकों में बड़ी तेजी से कब्जा किया है। तालिबान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में अपनी हुकूमत जमा ली। इसे तालिबान की बड़ी जीत माना जा रहा है। तालिबानी लड़ाकों की रफ्तार ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। तालिबान ने कई जिलों और शहरों पर बिना एक भी गोली चलाए कब्जा किया है। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों और राजनयिकों को बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैन्य बल भेजे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा को पुख्ता किया है। अब सवाल उठ रहा है कि तालिबान बिजली जैसी रफ्तार से कैसे आगे बढ़ रहा है। अफगानी सेना इतनी जल्दी पस्त कैसे हो सकती है। अफगानिस्तान को गृह युद्ध की ओर धकेलकर दुनिया की तमाम महाशक्तियों ने बेशर्मी के साथ मुंह कैसे मोड़ लिया है। तालिबान की सबसे बड़ी मांग है कि देश में इस्लामी कानून लागू हो। तालिबान के साथ करीब 70,000 लड़ाके हैं। अफगान के सरकारी सेना की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। अफगान सेना के पास वायुसेना भी है और विदेशी सैन्य बलों की मदद भी। तालिबान के पास कोई वायुसेना नहीं है। अफगान सेना के मुकाबले उनके पास भारी हथियार भी कम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अफगान सेना इतनी पस्त क्यों साबित हो रही है। अफगान सुरक्षा बलों की एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास इतने सैनिक नहीं हैं जितने की कागजों पर है। अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उस सेना के लिए फंड हासिल कर रहा था जो जमीन पर उस संख्या में मौजूद ही नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और नाटो की मदद के बिना काबुल बहुत दिन तक तालिबान को टक्कर नहीं ले पाया। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और राहत कर्मियों की हिफाजत करना है। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर और जैश को खुला खेत मिल जाएगा। वो भारतीय हितों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे ताकि बाकी भारतीय वहां से हट जाएं। जिस अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए 20 साल का लंबा वक्त लगा, कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने वहां सब बर्बाद करके रख दिया। अब देखना होगा कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है।
अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे की खबरें तो पिछले कुछ समय से लगातार सुनने में आ रही थी, लेकिन रविवार को तालिबानियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इस दौरान काबुल से भारतीय विमान की वापसी हुई। इस विमान में कई भारतीयों समेत अफगानिस्तान के पूर्व सांसद भी शामिल थे। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे की खबर मिलते ही भारत सरकार हरकत में आ गई। भारत ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एयर इंडिया का एक विमान यात्रियों को काबुल से लेकर दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 129 यात्री सवार थे, जिनमें से भारतीयों समेत कुछ अफगानिस्तानी भी शामिल थे। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद और राष्ट्रपति के भाई जमील करजाई भी विमान में सवार होकर दिल्ली आए। I don't know yet. Maybe they have changed. Maybe they have their own. सर आप वहाँ के पूर्व सांसद भी हैं? जी, पूर्व सांसद MP भी हैं? नहीं अभी नहीं, मैं एक्स MP हूँ। तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि टाइम लगता है। अभी आप देखना पड़ेगा कि इनका सोच और विचार वही है जो पुराने हैं, वो बदल चुके हैं। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और है वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। बोलता है कि तालिबान किसके थ्रू से आए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय विमान को काबुल के आसमान में 1 घंटे चक्कर लगाने के बाद लैंडिंग करने की मंजूरी मिली थी। लैंडिंग के बाद विमान में ईंधन भरा गया, तब जाकर विमान यात्रियों को लेकर राजधानी दिल्ली लौटा। इस बीच एयर इंडिया ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए ऐलान किया कि काबुल से एयर इंडिया अपनी विमान सेवाएं ठप नहीं करेगा। दरअसल अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। अमेरिका की आर्मी वापसी के बाद अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से बदली। पिछले करीब 3 महीनों में तालिबान की सेना अफगानिस्तान की सेना पर हावी हो गई। खबर ये मिली कि तालिबान ने अफगानिस्तान में बसे लोगों को घर जाने की मंजूरी भी दी है। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक तालिबानियों ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है वे उसे वहां पर नहीं रोकेंगे। तो वहीं हमें ये भी जानकारी मिली है कि तालिबानियों ने इस दौरान ये भी कहा है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में डूबे युवक का शव बरामद हो गया है। परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिख रहा ये युवक 3 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी के लिए घर से निकला था, लेकिन इस बीच युवक ने शराब के नशे में चूर होकर इस नहर में ऐसी छलांग लगाई कि युवक नहर में लापता हो गया। बीते 3 दिन से युवक की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद कहीं अब जाकर युवक की लाश को नहर से बाहर निकाला गया। तो वहीं परिजनों के मुताबिक ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। मुंह के ऊपर भी चोट के निशान है, सर के ऊपर भी सारे के सारा खून भी उसमें से बह रहा है और साजिश के तहत इसके साथ ये किया गया। तो वैसे ऐसे कोई इतना वो नहीं था भी किसी उसमें आके बहकावे में लेके गए हैं इसको, बहका भुको के फुसला के जो रंजिश थी उन्होंने अपनी रंजिश निकाल लिया इसके। रंजिश ऐसी क्या थी? कोई रंजिश का पता तो नहीं झगड़ा हुआ था इनका, कुछ रोला हुआ था पहले। एक CIA में केस चला हुआ था इनका, चोरी चारी का कोई जानता हो तो कहने लगा तूने मेरा झूठा नाम लिया और मैं तेरी लड़क निकाल लूंगा इसमें। परिजनों के मुताबिक इस युवक का अपने दोस्तों के साथ पुराना विवाद था, जिसके चलते दोस्तों ने इसकी हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने भी परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिली थी कि लड़का नहर में डूबा, उड़े बस जिसकी डेड बॉडी मिली है जानियाट के पास, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। तो पोस्टमार्टम के लिए रखवाई जा रही है बॉडी। तो कुछ पता चल पाया? परिवार के लोग कह रहे हैं कि चोटों के निशान है उसके मुंह पर। पोस्टमार्टम के बाद पता लगा जी। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम का अब तक अपना ऑफिस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। हालांकि अब नई ऑफिस खोलने की कवायद शुरू हो गई है। हरियाणा के सबसे अमीर नगर निगम गुरुग्राम का अभी तक अपना ऑफिस नहीं है। शहर में कई अलग अलग जगह निगम का कार्यालय चल रहा है,
जहां एक तरफ अधिकारी भी किराए की इमारत में नगर निगम का ऑफिस चलाने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर लोगों को भी अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच नए ऑफिस के लिए कवायद शुरू हो गई है। मेयर मधु आजाद का कहना है कि जल्द ही नगर निगम अपना ऑफिस बनाने जा रहा है और शहर के सभी लोगों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे नगर निगम के ऑफिस हमने कई जगह बना रखे हैं, जैसे कि हमारे पुराना सिविल हॉस्पिटल के सामने भी एक हमारा पुराना ऑफिस है, एक हमारा 34 में है, एक हमारा 46 में है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, सारा डिपार्टमेंट हमारा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे शहर के लोगों को बहुत परेशानी होती है। और हमारा एक जगह ऑफिस बनने से ये सारी सुविधा हो जाएंगी दोनों तरफ का, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो चाहे वो ओल्ड गुड़गांव हो, तो उनके बीच का रास्ता हमने चुना है और इसमें सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, ताकि हर चीज़ के लिए, चाहे वो टैक्स ब्रांच हो, चाहे वो हाउस का हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, शिवर से रिलेटेड, सब चीज़ हमारी वहीं के वहीं सारी चीज़ें होंगी। हमारे शहर वासियों को सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध मिलेंगी। वहीं पार्षद सीमा आहूजा का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक नगर निगम अपना ऑफिस नहीं बना पाया है और अब इस ऑफिस के बनने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। एक तो वो लाखों रुपया जो हम किराए के रूप में देते हैं, जो डेवलपमेंट का लोग जो पैसा दे रहा है वो डेवलपमेंट के लिए टैक्स के रूप में देता है, वो हम किराए की बिल्डिंग में वो अपना ऑफिस चला रहे हैं, तो वो पैसा जो बचेगा वो डेवलपमेंट में काम आएगा। तो ये तो एक हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इतने लाखों रुपए की जो एक किराए के नाम पर बर्बादी हो रही है, वो पैसा बचकर लोगों के डेवलपमेंट में काम आएगा। और सेकेंडली, लोगों को अब जगह जगह भटकना पड़ता है हर काम के लिए। कभी किसी को कमेटी में जाना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो किसी को 34 में, तो किसी को 42 सेक्टर में। उनको एक स्थान मिलेगा, चाहे उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, चाहे अपना पानी का कनेक्शन लेना है, चाहे आपने कोई भी अपनी प्रॉब्लम देनी है सफाई से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, तो उनको एक ही जगह मिलेगी जहां सारे काउंसलर अधिकारी वहीं पर एक ही बिल्डिंग में उनको मिलेंगे। दरअसल गुरुग्राम में नगर निगम की ऑफिस का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लोगों को भी अपनी परेशानियों को लेकर अलग अलग जगह का रुख करना पड़ता है, जिससे समय भी बर्बाद होता है। अब नगर निगम का नया ऑफिस बनने से लोगों को जरूर फायदा होगा। फिलहाल इन दावों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि किराए की इमारत पर अपना ऑफिस चलाकर लाखों रुपए की बर्बादी कब तक की जाएगी, या फिर नगर निगम जल्द ही अपना ऑफिस बनाएगा।